Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपके साथ ऑलरेडी HCP सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं जो अपकमिंग डेज़ हैं उनमें बहुत सारे सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आए। Now, without wasting more time, let's start with our topic. So, question number 1, discuss the social, religious, economic and cultural condition of the Punjab during the modern age. जैसे कि मैंने आपको बताया था, HCP में क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आएगा और जिसके लिए आपको 5 to 6 पेजेस में लिखना है। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसको लिखने का एक पैटर्न होता है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही लिखना, देन यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। मॉरियंस वर द फर्स्ट हु इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन अ बिग एम्पायर फॉर अबाउट सेंचुरी इन इंडिया। सो मॉरियंस पहले थे भारत में जिन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया, काफ़ी सारा एरिया जो है अपने अंडर कैप्चर किया और पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया। और ऐसा उन्होंने 100 साल तक जो है इंडिया पे रूल किया। It affected favorably the life and the culture of the people of Punjab and the India as whole। अब अगर एक एम्पायर इतने सालों तक इंडिया में रूल करेगा तो जैसा किंग होगा वहाँ पर, जैसी उनकी थिंकिंग होगी, जो कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स वो फॉलो करेंगे वैसे ही वहाँ की जनता भी फॉलो करेगी। तो जिसकी वजह से वहाँ की जो लाइफ है लोगों की वो बहुत इफ़ेक्ट हुई है। अब ये हमें कैसे पता लग रहा है कि उस टाइम पर लोग जो है उनकी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ कैसी रही होगी। जो भी वहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स होंगे, मेगासेंथीज जो थे यूरोपियन थे, फॉरेनर थे जो इंडिया में उस टाइम पे आए थे, तो उन्होंने अपनी बुक यानी इंडिका के अंदर उस टाइम पर जो उस टाइम की कंडीशंस थी उसके बारे में लिखा है। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर थे जिन्होंने मदद की थी पूरा एम्पायर खड़ा करने के लिए, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी मॉडर्न एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है। जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो होते हैं उनके लिखी हुई कुछ किताबें हैं, उसके बारे में उस टाइम पीरियड के बारे में भी उन बुक्स में मिलता है। अशोक जो थे रूलर थे, उन्होंने कुछ रॉक्स और पिलर्स पर भी जो है इम्पॉर्टेंट मैसेजेस लिखवाए थे मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें डीपली नॉलेज देती हैं मॉडर्न एम्पायर के बारे में और हमें वहाँ की सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ जो है लोगों की वो जानने को मिलती है। सबसे पहले देखते हैं सोशल लाइफ। जो उस टाइम पे लोग सोसाइटी में रहते थे तो कौन सी चीज़ें और प्रैक्टिसेस उस टाइम पे फेमस थी। सबसे पहले कास्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं। कास्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी रिजिड, यानी कास्ट सिस्टम इतना प्रिवेलेंट नहीं था, ज़्यादा कास्ट डिफरेंसेस नहीं होते थे। प्रेजेंस ऑफ 4 कास्ट सिस्टम डज नॉट फाइंड अ मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका ने जो रॉक्स और पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन या मैसेजेस लिखवाए थे उसके अंदर भी कहीं मेंशन नहीं था कि 4 कास्ट जो थे, हिंदू कास्ट सिस्टम, ऐसा कुछ सिस्टम हुआ करता था। द इंस्क्रिप्शन स्पीक ऑफ ब्राह्मण्स बट नॉट ऑफ द अदर कास्ट। इंस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेंशन ब्राह्मण्स के बारे में तो था, बट बाकी जितनी भी कास्ट थी उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इन द रिगेन ऑफ अशोका द कास्ट सिस्टम हैड somewhat become loose and lost its strictness due to the intermingling of the foreigners with the people of the Punjab। जब अशोका रिगेन कर रहे थे, जब अशोका का टाइम पीरियड चल रहा था इंडिया में, तो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम थोड़ा लूज था। मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी कि आपने इसी कास्ट में जो है मैरिज करनी है या आपका जो ऑक्यूपेशन है वो कास्ट के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा इतना स्ट्रिक्टनेस कुछ भी नहीं था अशोका के टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स आते थे बाहर से उनकी मैरिजेस होती थी लोकल लोगों के साथ, तो इसकी वजह से क्या होता था कि कोई कास्ट सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता था सोसाइटी में। सेकेंड पॉइंट है हाई कैरेक्टर ऑफ द पीपल। मेगासेंथीज जो फॉरेनर थे, जो यूरोप से आए थे, उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा था द पीपल वर ऑनेस्ट, कि लोग उस टाइम पर वफादार हुआ करते थे। लेड हाईली पायस एंड सेक्रेड लाइफ, प्योर शुद्ध लाइफ वो जिया करते थे। थेफ्ट वॉज रेयर, चोर वगैरह बहुत कम हुआ करते थे। क्राइम्स वर लेस, कोई इतना चोरी वगैरह का या ब्राइबरी, करप्शन, ऐसा कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी सोसाइटी के अंदर। पीपल ट्रस्टेड वन अनदर, हर कोई एक दूसरे पे ट्रस्ट करता था, एक दूसरे की मदद करता था। ऐसा मेगासेंथीस ने मॉडर्न एम्पायर के टाइम में अपनी बुक में लिखा है और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है उस टाइम पर वैसा ही उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। थर्ड पॉइंट है पोजीशन ऑफ वुमेन। कंडीशन जो थी वुमेन की वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट मीन्स ख़राब हो रही थी अगर हम उसको प्रीवियस ईयर्स या पहले के टाइम से कंपेयर करें। Of course, they were educated, participated in the social and religious function.
उनमें से कुछ वुमेन्स जो थी, सारी नहीं कह सकते बट थोड़ी बहुत वुमेन जो थी वो एजुकेशन उनके पास था। इवन वो सोसाइटी में धार्मिक और बाकी सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट भी करती थी। वर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज स्पाइज एंड बॉडीगार्ड एज मेंशन इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्या ने जो अपनी किताब लिखी थी अर्थशास्त्र के अंदर, उन्होंने ऐसा लिखा है कि वुमेन को स्पाइज यानी खुफिया एजेंट या बॉडीगार्ड की तरह भी जॉब वो लोग करते थे। ये जो सारी प्रिविलेजेस हैं वह रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द मिनॉरिटी, कि कुछ ही वुमेन को ये प्रिविलेजेस मिलती थी कि वो एजुकेट हो सकती हैं या फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऐसा सब वुमेन को अलाउड नहीं था। ये सिर्फ अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी यानी कि जो हाई क्लास की सोसाइटी की वुमेन थी उन्हीं को ही अलाउड थी ये सारी चीज़ें। सिस्टम ऑफ सती वॉज प्रैक्टिस एट फ्यू प्लेसेस। कुछ कुछ जगहों पर सती सिस्टम भी होता था जहाँ पे हस्बैंड की डेथ के साथ वुमेन को भी जला दिया जाता था। मोनोगैमी वॉज अ रूल कि 1 पर्सन 1 वाइफ, तो मोनोगैमी उस टाइम पे हुआ करता था। बट मेल ऑफ द रिच हैड स्टार्टेड कीपिंग मैनी वाइफ्स। पर जो रिच मैन थे उनकी काफ़ी सारी वाइफ्स हुआ करती थी। विडो रीमैरिज और डिवोर्स वर डिस्करेज। तो विडो रीमैरिज और डिवोर्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था। वुमेन की कंडीशन कंपेयर करें मॉडर्न एज में तो काफ़ी डिटीरियोरेट यानी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि अगर हम वैदिक एज में देखें तो वुमेन के पास बहुत सारे प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस हुआ करते थे, जो कि मॉडर्न एज आते आते जो है वो कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी वुमेन की। फोर्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का वो काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि मॉडर्न एज के अंदर ना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा था और ट्रेड भी इंक्रीज़ हो गया था। जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतनी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आएगी लोगों के पास, और जितनी सोर्स ऑफ इनकम होगी उतना ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। पीपल जो थे उस टाइम पर अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। बोथ मैन एंड वुमेन वोर गुड क्लोथ्स। दे ऑल्सो यूज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑर्नामेंट। हर तरीके के अच्छे कपड़े गहने वो लोग पहना करते थे। कॉस्मेटिक भी यूज़ किया करते थे अपने आप को ब्यूटिफाई करने के लिए। राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड इट्स अदर प्रोडक्ट वर द आइटम्स ऑफ कॉमन डाइट ऑफ द पीपल। तो ये कुछ कॉमन डाइट की चीज़ें लिखी हैं जो उस टाइम पे लोग लिया करते थे। बट ऑन ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स एंड सोशल गैदरिंग्स दे एट मीट एंड ड्रैंक इंटॉक्सिकेंट्स इंक्लूडिंग लिंकर। तो यहाँ पर जब फेस्टिवल्स का टाइम था या सोशल गैदरिंग्स को हुआ करती थी, सोसाइटी में लोग इकट्ठा हुआ करते थे, तो उस टाइम पर वो लोग मीट और इंटॉक्सिकेंट जैसे कि लिकर ये सारी चीज़ें भी पिया करते थे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है गेम्स एंड अम्यूजमेंट्स। सो चैरियट रेस यानी कि रथ रेस, चेस, गैम्बलिंग यानी सट्टा और जुआ खेलना, ड्रामा, म्यूज़िक, डांस, ये सारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करते थे। उसके अलावा वो लोग स्पोर्ट्स वगैरह भी खेला करते थे, जैसे कि स्विमिंग, बोटिंग, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। हंटिंग वॉज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ रॉयलिटी। जो किंग लोग, रॉयल लोग होते थे उस टाइम पे उनका फेवरेट टाइम पास होता था हंटिंग। सिक्स्थ पॉइंट है स्लेव सिस्टम। सो मेगासेंथीस ने अपनी बुक के अंदर ये लिखा है कि इंडिया में उस टाइम पर कोई भी स्लेव्स नहीं हुआ करते थे। देयर वर नो स्लेव्स इन इंडिया, बट ही वॉज रॉन्ग, वो गलत थे। स्लेवरी वॉज प्रिवलेंट। इंडिया में उस टाइम पर स्लेवरी यानी गुलाम जो थे लोगों को बनाया गया था, यानी काफ़ी गुलाम हुआ करते थे। मौर्यंस रूलर्स हैड इनकरेज स्लेवरी ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न। अब मौर्यन जितने भी रूलर्स रहे हैं एम्पायर के, उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक रीज़न, कोई भी काम करवाने के लिए जो छोटे बिल्कुल काम होते हैं उसके लिए उनको गुलाम चाहिए थे। देयर वर सम स्लेव्स इन द कोर्ट एंड हाउस होल्ड। कुछ स्लेव्स जो थे अपने कोर्ट में रखते थे वो लोग, जहाँ पर किंग का दरबार होता है, और कुछ जो घर के काम होते हैं उनके लिए उन्होंने स्लेव्स रखे हुए थे। द स्लेव्स डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, इतने ज़्यादा नहीं थे कि जो मेगासेंथीज है उनको वो दिखाई दे या उन्होंने वो ऑब्ज़र्व किए हों। बहुत कम प्रपोर्शन में स्लेव्स हुआ करते थे, शायद इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं किया सोसाइटी में। बट ये कहना गलत था कि स्लेव्स नहीं थे, स्लेव्स थे बट उनका नंबर कम हुआ करता था। सेवेंथ पॉइंट है मैरिज सिस्टम। तो जैसे कि हमने देखा कि मॉडर्न एम्पायर के अंदर कास्ट सिस्टम जो था वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता था, बट जैसे जैसे मॉडर्न एम्पायर जो है काफ़ी आगे टाइम तक बढ़ा, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर ने इंडिया पे रूल किया 100 साल। तो जब जैसे जैसे एम्पायर आगे बढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें चेंज होती गई, जैसे कि no one was allowed to marry outside his own caste and pursue any other occupation except his own। तो
यहाँ पर किसी की भी मैरिज किसी और कास्ट में नहीं पॉसिबल थी, उसी कास्ट में उसको मैरिज करनी होती थी और जो ऑक्यूपेशन जो उसके कास्ट के लोग कर रहे हैं उसे वही कंटिन्यू करना पड़ता था। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली वाज वेल इस्टेब्लिश, जो सिस्टम था फैमिली का वो अच्छे से बना हुआ था और उस टाइम पर जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो था वो फेमस था। लोग न्यूक्लियर नहीं रहते थे, छोटी फैमिलीज़ में नहीं थे, बड़ी फैमिली में रहा करते थे। पूरा एक फैमिली का वर्क हुआ करता था, मिल बांट कर जो है खेती बाड़ी का काम और वो सारा काम किया करते थे। 8th पॉइंट है एजुकेशन। ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, 2 यूनिवर्सिटीज़, वन एट तक्षशिला एंड द अदर एट बनारस, ग्रेटली फ्लॉरिश्ड। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका टाइम पीरियड चल रहा था इंडिया में, तो 2 यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड की सबसे फेमस हुआ करती थी, आज तो इंडिया से लोग बाहर जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, उस टाइम पर फॉरेन कंट्रीज़ के लोग इंडिया आया करते थे एजुकेशन लेने। और उनमें से सबसे फेमस यूनिवर्सिटी जो इंडिया की हुआ करती थी वो थी तक्षशिला और बनारस। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस लाइक ग्रीस, चाइना केम टू द तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़। ग्रीस कंट्री से, चाइना से लोग यहाँ एजुकेशन लेने आया करते थे और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिटरेट। और ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन हुआ करती थी उस टाइम पर वो लिटरेट हुआ करती थी, उन्हें बेसिक नॉलेज जो थी एजुकेशन की वो थी उनके पास। नाउ लेट्स सी द रिलीजियस लाइफ की उस टाइम पे लोगों की धार्मिक लाइफ कैसी हुआ करती थी। तो फर्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म हैड अंडरगॉन सर्टेन चेंजेस। जो हिंदुइज्म धर्म है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए जब मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा था। याजनास वर परफॉर्म्ड, यानी हवन वगैरह उस टाइम पे हुआ करते थे, बट एनिमल सेक्रीफाइसेस हैड लॉस्ट मच ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस। पर जो एनिमल्स का दान किया जाता था, उन्हें हवन वगैरह में दान कर दिया या मरवाया जाता था, उसकी इम्पॉर्टेंस जो थी वो कम हो गई थी टाइम के साथ। इमेज वर्शिप हैड नॉट स्टार्टेड बाय दैट टाइम। मूर्ति पूजा जो थी उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई थी, मूर्तियों की पूजा लोग उस टाइम पे नहीं किया करते थे। सेकेंड पॉइंट है जैनिज्म। जैन्स क्लेम दैट चंद्रगुप्त मौर्य ड्यूरिंग हिज लेटर लाइफ हैड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म, कि जैन लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर ये दावा किया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो साल थे उसमें जैनिज्म धर्म को अपना लिया था। लिव्ड एज एन एसेटिक फॉर सम ईयर्स टिल ही डाइड ऑफ स्टारवेशन। और आखिर के दिनों में वो साधु बन गए थे। एसेटिक मीन साधु बन जाना, सब त्याग देना दुनिया की सारी चीज़ें। और उन्होंने जो थी आखिर के दिनों में, जैनिज़्म में एक रिचुअल होता है कि आपको साल्वेशन यानी मुक्ति पाने के लिए आखिरी के जो दिन होते हैं उसमें कुछ भी नहीं खाना होता है जब तक आपकी जो आपको साल्वेशन यानी मुक्ति नहीं मिल जाती। तो ये जो रिचुअल है ये भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में किया था, ऐसा जैन्स जो हैं क्लेम करते हैं। थर्ड पॉइंट, ग्रेट इम्पिटेंस टू बुद्धिज़्म। Buddhism was at its height during the Mauryan period. Ashoka gave its full support and as a result it spread in India and other countries outside India. बुद्धिज़्म जो था धर्म ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुआ मॉडर्न टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि अशोका ने बुद्धिज़्म धर्म को बहुत सपोर्ट किया। उनके रिलेटेड जो मैसेजेस थे बुद्धिज़्म के, वो उस धर्म के मैसेजेस उन्होंने रॉक्स और पिलर्स पे लिखवाए। उसके अलावा इंडिया ही नहीं, आउटसाइड द इंडिया बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उन्होंने जो टीचर्स हैं वो अपॉइंट किए, जिन्हें धामा महामात्रास कहा जाता है, जिनको प्रीच करने के लिए अशोका ने भेजा दूसरी कंट्रीज़ में। ही नॉट ओनली मेड बुद्धिज़्म हिज पर्सनल रिलीजन, उन्होंने उसको अपना पर्सनल रिलीजन ही नहीं बनाया बल्कि स्टेट का रिलीजन भी बना दिया। इतना ज़्यादा स्प्रेड किया, लोग भी जो थे उसको उन्होंने बुद्धिज़्म जो है अपनाना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं जितना भी मौर्यन एम्पायर था उसमें बुद्धिज़्म रिलीजन जो था वो काफ़ी फ्लॉरिश हुआ। फोर्थ पॉइंट है स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, कि उस टाइम पर लोग जो थे ना एक दूसरे के साथ धार्मिक चीज़ों पर कॉपरेट करते थे, क्योंकि उस टाइम पर सोसाइटी में बहुत सारे धर्म हुआ करते थे और लोग बिलीव करते थे कि हम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ पीसफुली रहेंगे, शांति से रहेंगे। अशोका जैसे अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया और फॉलो किया और उसको प्रीच करने के लिए टीचर्स को भी अपॉइंट किया। बट अशोका ने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया बुद्धिज़्म अडॉप्ट करने के लिए, जिसका मन था उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया है। जो अशोका थे वो ब्राह्मण्स की पूरी रिस्पेक्ट करते थे और उन्होंने उनको बहुत सारा चैरिटी में
जो है पैसा भी दिया है मंदिर वगैरह बनाने के लिए, या और सारे डोनेशंस भी दिए हैं। तो बुद्धिज़्म रिलीजन उन्होंने अपनाया ज़रूर, बट किसी को फोर्स नहीं किया, जिसकी वजह से लोग जो थे आपस में बहुत कोऑपरेटिव तरीके से सोसाइटी में रहते थे। नाउ लेट्स सी द कल्चरल लाइफ, कि लोगों की उस टाइम पे कल्चरल लाइफ कैसी हुआ करती थी। तो फर्स्ट है लिटरेचर, कि कैसी किताबें लिखी जाती थी उस टाइम पर और किस भाषा में। तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये प्रिंसिपल यानी मेन भाषाएं हुआ करती थी। कपाल सूत्र ऑफ भद्रबाहु, ग्रामर ऑफ पाणिनि और अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो ये कपाल सूत्र, ग्रामर और अर्थशास्त्र, ये 3 किताबें थी जो फेमस लिटरेचर्स थी उस टाइम पे, जिसमें हमें उस टाइम के पीरियड के बारे में जानने को मिलता है। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। द मौर्यंस वर ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो मौर्यंस थे उनको आर्ट और आर्किटेक्चर का काम बहुत अच्छा लगता था। इसका एग्जाम्पल हमें उनके बनाए हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें दिखाई देता है। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन एंड ग्रीक आर्ट। वो ज़्यादातर जो चीज़ें बनवाते थे वो पर्शियन और ग्रीक्स का मिक्सचर हुआ करता था। आर्ट ऑफ ज्वेलरी टू मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन अशोकास टाइम। जो उस टाइम पे ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, गहने थे, वो बहुत ही यूनिक और अलग स्टाइल के उस टाइम पे हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पीरियड के ऑर्नामेंट्स। सम ऑर्नामेंट्स ऑफ अशोकास रिगेन हैव बीन फाउंड फ्रॉम एक्सकेवेशंस एट तक्षशिला। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो उनके एम्पायर के अंडर उस टाइम पे आती थी, जब हमने वहाँ पर खुदाई की है, एक्सकेवेशंस की है, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे गहने मिले हैं उस टाइम पीरियड के बनाए हुए। नाउ लेट्स सी द इकोनॉमिक लाइफ, यानी रिलेटेड टू मनी और इनकम। इससे रिलेटेड लोगों की लाइफ कैसी थी। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरलिस्ट हु लिव्ड इन द विलेजेस। तो ज़्यादातर लोग जो थे वो गांव में रहते थे और एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। मॉडर्न रूलर्स एडेड न्यू लैंड्स अंडर कल्टीवेशन। जो मॉडर्न रूलर्स थे उन्होंने काफ़ी लैंड जो थी वो कल्टीवेशन के अंडर वो लेके आए थे, ताकि ज़्यादा जो है उसमें फूड ग्रो किया जाए और लोगों को उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी ज़मीनें थी वो लोगों में बांटी हैं, ब्राह्मण्स को दी हैं ऑफर में, और इंक्रीज्ड फैसिलिटीज़ फॉर इरिगेशन यानी पानी की व्यवस्था करवाई है लोगों के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ फील्ड यानी खेत को बचाने के लिए एनिमल से या किसी और जंगली जानवरों से, उनसे बचाने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं फार्मर्स को। एंड फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजंस किया था। बहुत सारी चीज़ें जो थी मॉडर्न एम्पायर के अंदर ये ध्यान रखा जाता था कि फार्मर्स को फैसिलिटीज़ देनी है, पानी से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, और जो जंगलों में आग लगती है उसकी भी उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। सेकेंड पॉइंट है क्राफ्ट। खेतीबाड़ी के अलावा जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हुआ करता था वो था हाथों से सामान बनाना। तो कारपेंटर यानी लकड़हार जो थे वो कार्ट्स बनाया करते थे, यानी कि बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ताकि उसमें सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा सके, या फिर आर्मी के लिए भी कार्ट्स बनाए जाते थे। प्रेजेंस ऑफ मैनी navigable rivers in the Punjab show that shipbuilding and boat making must have been an important industry। अब पंजाब में हमें पता है 5 रिवर्स होती हैं, तो रिवर्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें बोट या शिप वगैरह चाहिए होगी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी। मैनी हैंडीक्राफ्ट्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो हाथों से काम करने वाले बहुत सारे जो कारीगर थे उस टाइम पे प्रेजेंट थे, जैसे वुड वर्कर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर वर्कर्स की सोने का काम जो करते हैं या लोहे का काम करते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, ऐसे बहुत सारे जो थे हैंडीक्राफ्ट्स उस टाइम पे हुआ करते थे। थर्ड है ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद सीरिया, इजिप्ट एंड ग्रीस इन द वेस्ट। यहाँ पर मॉडर्न एम्पायर जो है एक्सटर्नल ट्रेड यानी बाहर भी सामान बेचा करते थे सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस कंट्रीज़ के साथ। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया वर नॉन फॉर गुड ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वो घोड़ों की अच्छी नस्लों के लिए जाना जाता था। और हॉर्स ट्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन ऑफ द पीपल। और ज़्यादातर उनमें जो लोग थे नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में, वो लोग जो थे घोड़ों का व्यापार करते थे, उसको बेचते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ को। फोर्थ पॉइंट है टैक्सेस। द बिग मॉडर्न एम्पायर हैड नो डाउट इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। जो इतना बड़ा एम्पायर था मॉडर्न एम्पायर, तो कोई डाउट नहीं है कि उस टाइम पे बहुत तरक्की की थी मॉडर्न एम्पायर ने। बट उन्होंने अपनी जो
आर्मी थी उस पर भी बहुत खर्चा किया था, ताकि इतना बड़ा एम्पायर जो है उसको संभालने के लिए एक बड़ी आर्मी उन्हें चाहिए थी। दिस नेसेसिटेट हैवी टैक्सेस ऑन द पीपल, और उस आर्मी को वेपन्स, यूनिफॉर्म, फूड, ये सारा कुछ प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने लोगों पर जो है बहुत टैक्स लगाया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी हार्डशिप्स जो थी उन्होंने लोगों को बहुत मुश्किल दौर से, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स लगता है लोगों के लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो कॉमन लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं। बट ज़्यादातर जितने भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने भी किताबें लिखी उस टाइम पे, जो ऑब्ज़र्व किया, वो यही कहते हैं कि इतने टैक्सेस लगाने के बावजूद जो मौर्यन एम्पायर है वो बहुत ही ज़्यादा उसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया, तरक्की की, और लोग जो थे काफ़ी उस टाइम पे डेवलप हुए। नाउ एंड में कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आपने कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, बिकॉज विदाउट कंक्लूजन आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है। पीपल ऑफ इंडिया अंडर द एज ऑफ मॉरन्स लिव्ड अ हाईली कल्चर्ड लाइफ, कि लोगों ने बहुत ही वेल डेवलप्ड और हैप्पी लाइफ जी है मॉडर्न एम्पायर के अंदर। ये हमें अलग अलग जब हमने टेक्स्ट और किताबें पढ़ी हैं उससे जानने को मिलता है। नंबर ऑफ एमिनिटीज़ इंजॉयड बाय देम इज़ कमेंडेबल, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं उन्हें। किंग ने जो है बहुत ही हैप्पी और प्रॉस्पेरस लाइफ दी है उस टाइम पर। और एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और आर्ट उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनी हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, वो कमेंडेबल है, वो एक्सीलेंट है उस टाइम पीरियड की। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि वही मेरे लिए फीडबैक है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। आई होप you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.